नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला हिस्सा हमारा पहले रहेगा। पहला एडिटोरियल हमारा एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। बहुत सारे देशों की तरफ से इस प्रकार के इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल इंश्योर कर सकें। भारत की भी प्लानिंग कुछ इस प्रकार से ही चल रही है कि भाई हम भी अपने देश का खुद का एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट लेकर के आएंगे। इसका उद्देश्य है एआई को कैसे करके सेफ तरीके से यूज़ किया जाए। इसका क्या क्या उद्देश्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा है उसको हम कम करेंगे। गलत इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए, जैसे कि फेक न्यूज़ एआई के माध्यम से, साइबर क्राइम किए जाना एआई के माध्यम से, ये सारी चीज़ों को हम कम करेंगे। एआई को एथिकल और जिम्मेदार बनाना, एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना है जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। एआई को रेगुलेट करना, सरकार ऐसी गाइडलाइन तैयार करेगी जिससे एआई का सही यूज़ हो सके। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। एआई और कानून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानून के दायरे में लाने के लिए नीतियाँ बनाना, ये सारा काम कौन करेगा? एआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। आखिर ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आजकल हर जगह में एआई का यूज़ होने लगा है, लेकिन इस एआई का यूज़ करके यदि कोई गलत फ़ायदा उठाएगा तो उसको कैसे करके रोकेंगे? ये सारी चीज़ें कौन बताएगा हमको? इस प्रकार का एआई इंस्टीट्यूट बताएगा। फेक न्यूज़, प्राइवेसी का उल्लंघन, जॉब लॉस, ये सारी जो समस्याएं हैं इनको हम कम कर सकते हैं इस प्रकार के, यदि हम संस्थान बनाते हैं तो। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, अक्टूबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओपन एआई और भी जो शैक्षणिक संस्थानों के साथ में सरकार ने बैठक करी। इन बैठकों का उद्देश्य था, हम एएसआई का स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए 20 करोड़ रुपया दिए गए हैं, जो कि इंडिया एआई मिशन के सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ हम फॉरेन कंट्री से भी सहयोग लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा हम बेटर तरीके से इस संस्थान का निर्माण कर सकें। जैसे कि यूनेस्को और भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, इसने 2024 में सेफ्टी एंड एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सत्र का आयोजन किया था। वहीं इसकी जो घोषणा हुई थी 30 जनवरी 2025 को हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे, ठीक है, जिसका उद्देश्य एआई मॉडलों के नैतिक और सुरक्षित अनुप्रयोग को सुरक्षित करना है। सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल को। 250 शब्दों में जो आपको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार होने वाली हैं। भारत जो संस्था बनाना चाहता है, इसको तो हम इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं, ठीक, इंडिजीनियस टूल्स का इस्तेमाल करके हम कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का हम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ठीक उसी समय आपको ये भी ध्यान में रखना है, इट मस्ट एक्टिवली एंगेज विथ ग्लोबल एएसआई नेटवर्क। आप ये कह दे रहे हैं कि भाई हम हमारे हिसाब से हमारे देश का संस्थान खुद बनाएंगे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो बेटर एग्जाम्पल हैं उनसे हमें सीख लेने की भी ज़रूरत है। इसी के ऊपर हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। हालांकि देखा जाए, हमारा देश आगे बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बिशंस को लेकर के, एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट किया है कि हमारा देश लॉन्च करेगा इंडिजीनियस एआई मॉडल को, इस्टेब्लिश करेगा एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को। किसके अंतर्गत? सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर ऑफ इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत। पैसा देला का भी कहना चाहिए, प्रावधान इसमें कर दिया गया है। तो देखिए, हम कभी भी एक चीज़ पर ध्यान दें कि नियम कानून बहुत ज़्यादा कठोर ना बनाएं, पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि रेगुलेट करना है तो।
क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखा जाए खुद का एएसआईस क्रिएट कर रही हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिस्क है उसको कम कर सकें। जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूएस, सिंगापुर, जापान कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है। हाल फिलहाल में देखा जाए यूके की तरफ से जो संस्था बनाई गई है, इसने उद्घाटन किया है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंस्पेक्ट। एएसआई मतलब यूनाइटेड किंगडम ने जो संस्था बनाई है उसमें एक फीचर्स है जिसका नाम रखा गया है इंस्पेक्ट। ये मॉडल्स को इवैल्यूएट करता है in a range of areas such as their core knowledge, ability to reason and autonomous capabilities। इन सारी चीज़ों को कहना चाहिए ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्ट ऑप्शन तैयार किया गया है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से जो संस्था बनाई गई है इसमें आप देखेंगे इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स काम कर रहा है। इससे टैकल कर पाते हैं नेशनल सिक्योरिटी को एंड पब्लिक सेफ्टी रिस्क को एआई के माध्यम से। मतलब एआई के माध्यम से यदि हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, लोगों की प्राइवेसी को खतरा है, तो सरकार क्या लेकर के आई है, इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स का गठन करी है। ये काम किया गया है अमेरिका की तरफ से। सिंगापुर के एआईएसआई की बात करें, सिंगापुर ने जो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया है इसकी बात करें तो देखिए ये फोकस करता है कंटेंट एश्योरेंस के ऊपर। भाई सही कंटेंट ही आप प्रस्तुत करिए। सेफ मॉडल डिज़ाइन के ऊपर फोकस किया जा रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से ये प्रत्येक प्रकार का जो इनिशिएटिव आप देख रहे हैं ये कहता है कि टेक्निकल रिगोर एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्निकली भी हमें सहयोग चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी हमें ज़रूरत है। अब इंडिया जो सॉल्यूशन लेकर के आया है, इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो देखिए इंडिया को प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको इमिनेंट लोकल कंसर्न्स को। मतलब आम लोगों की क्या समस्या है पहले आप उसको सॉल्व करिए। तो एक जो क्रिटिकल इशू है एआई सिस्टम का वो है इनएक्यूरेसी का एंड देयर पोटेंशियल टू परपेचुएट डिस्क्रिमिनेशन इन एन इंडियन सिटिंग। दो चीज़ हो सकती है, एक तो रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं है, दूसरी चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलना। कुछ लोगों को अच्छी चीज़ दे रहे हैं, कुछ लोगों को गलत चीज़ दे देना, गोरे लोगों का सिलेक्शन करना, पुरुषों को की तुलना में महिलाओं को कम सिलेक्ट करना, कम जॉब प्रोवाइड करना, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि भाई हम जो संस्था लेकर के आ रहे हैं ये हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप, इंडस्ट्री प्लेयर एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के काम करेंगे। और यहाँ जो मॉडल की बात करी जा रही है दोस्तों वो है हब एंड स्पोक मॉडल। और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा कि कैसे करके हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, स्टार्टअप हैं, इंडस्ट्री प्लेयर हैं, उनको हम सब एक मंच में लेकर के आएंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे, उनकी क्या कंसर्न हैं, उनके क्या सुझाव हैं। भारत बोल रहा है हब एंड स्पोक मॉडल, तो ये काम कैसे करेगा? हब बोले मतलब मुख्य केंद्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम जो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं इसका मुख्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र एआई सुरक्षा से जुड़े मानक और नीतियों को तय करेगा। बड़े अनुसंधान संस्थान, सरकारी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ये समन्वय के रूप में काम करेगा। इसके बाद आ जाते हैं स्पोक मतलब छोटे छोटे सेंटर, साझेदार वाली संस्थाएं। इसमें यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप, टेक कंपनी,
सरकारी विभाग के छोटे केंद्र होंगे। ये केंद्र एआई मॉडल्स की टेस्टिंग, रिसर्च और डेटा सुरक्षा पर काम करेंगे। उद्योगों और समाज में एआई सुरक्षा मानकों को लागू करने में मदद करेंगे। अब कहीं और यदि आप हब एंड स्पोक मॉडल को देखोगे ना, जैसे कि शिक्षा के मामले में आईआईटीज या फिर बड़े संस्थान छोटे कॉलेजों को रिसर्च और ट्रेनिंग में मदद करते हैं। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इंडिया की तरफ से बहुत सारे वाइब्रेंट स्टार्टअप्स इकोसिस्टम चलाए जा रहे हैं, जो कि ऑफर करते हैं, हमें वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, कार्य एक स्टार्टअप का नाम है कार्य, जो कि टैकल करता है अनरिप्रेजेंटेटिव डेटा को। डेटा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कहीं पर नहीं किया गया है, उसको कैसे करके हम संशोधित करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एम्पावर किया जाता है रूरल कम्युनिटीज़ को एंड क्रिएट किए जाते हैं हाई क्वालिटी डाटा सेट इंडियन लैंग्वेजेस में। इसके अलावा भी अदर कुछ एडवांसिंग मल्टीलिंगुअल एआई डेवलपमेंट है जो कि हमारे देश में तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं हाईलाइट करते हैं कि कैसे करके इंडियन स्पेसिफिक सॉल्यूशन ये एड्रेस करेंगे टेक्निकल चैलेंजेस को, साथ ही साथ फोस्टर करते हैं, बढ़ावा देते हैं सोशल इक्वालिटी को। इंडिया का जो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, इसको इसी प्रकार के इनिशिएटिव के माध्यम से हमें तैयार करने की ज़रूरत है। इंडिजीनियस जो रिसर्च हो रही है उसमें एडवांसमेंट हमें लाने की ज़रूरत है। भारत की तरफ से जो संस्थान बनाई जा रही है ये ऑलरेडी से ध्यान रखती है कि कैसे करके इंडिजीनियस रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, डेवलपमेंट का काम हो, साथ ही साथ इंडियन जो डाटा सेट है उसको हम लिवरेज करके चलेंगे। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत देखा जाए, इसने ऑलरेडी से सिलेक्ट करके रखा है 8 रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट को एंड लॉन्च किया है एक सेकंड राउंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कुछ क्रिटिकल एरियाज हैं जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि वाटर मार्किंग एंड लेबलिंग, एथिकल एआई फ्रेमवर्क, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, साथ ही साथ डीप फेक डिटेक्शन टूल। इनके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। ये काफ़ी क्रिटिकल एरियाज होते हैं। हमारा जो संस्थान है उसको कोलैबोरेट करना चाहिए ग्लोबली जो बनाए गए संस्थान हैं उनके साथ में। ग्लोबल रिस्क से यदि हमें लड़ाई लड़ना है तो भारत को दूसरे देशों से भी सीख लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें सीख लेने की ज़रूरत है ब्लेचली डिक्लेरेशन से, जिसको साइन किया गया था यूके एआई सेफ्टी समिट के दौरान में, जो कि फोकस करता है ग्लोबल थ्रेट्स सच एज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डिसइंफॉर्मेशन। तो जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है जो कि यूके एआई सेफ्टी समिट में साइन किया था, यहाँ पर जो मुद्दे उठाए गए थे जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एक देश की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, ग्लोबली समस्या है। डिसइंफॉर्मेशन ये भी वर्ल्ड लेवल पर है, इसलिए इससे हमें निपटने की ज़रूरत है। अब हम ऐसी संस्थाएं बना रहे हैं तो इसमें बैलेंस स्थापित करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब भारत की अपनी खुद की ज़रूरत और वर्ल्ड लेवल पर भी हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपनाने पड़ेंगे, उनको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें अडॉप्ट करना है। इंटरऑपरेबिलिटी एक की मानी जाती है क्योंकि इसी के माध्यम से हम सीमलेस कोलैबोरेशन करेंगे, अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे बॉर्डर के अक्रॉस में भी। इसके बाद एक जो क्रूशियल स्टेप है वो क्या है कि हमें इस्टेब्लिश करना है ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड एआई सेफ्टी टेक्सोनॉमी को। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे करके संभव है? ये चीज़ संभव है इसके लिए देखिए, आज के समय में जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग होते हैं, पॉलिसी मेकर्स लोग होते हैं, सोशल साइंटिस्ट लोग होते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, ये यूज़ करते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी को, ताकि
डिस्कशन हो सके एआई रिलेटेड कंसर्न्स। ये लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, फिर ऐसे में क्या होता है, दूसरे लोगों को समझने में दिक्कत जाती है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाता है। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सोनॉमी की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए हमें स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सोनॉमी बनाने की ज़रूरत है। इसी से मीनिंगफुल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च संभव हो पाएगी एंड सब लोग एक सी भाषा बोलेंगे, सेम लैंग्वेज में लोग समझ भी पाएंगे। सेकंड नंबर की बात कही जाती है, इंडिया का जो संस्थान है एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल नोटिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर एआई मॉडल डेवलपमेंट। इस प्रकार के जो फ्रेमवर्क होते हैं ये इनकरेज करते हैं इस प्रकार की संस्थाओं को कि भाई आप वर्ल्ड लेवल पर स्थापित हो सको। साथ ही साथ आपके पास में यदि कोई जानकारी है तो इसको आप देश दुनिया को भी प्रसारित करिए। एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पावरफुल एआई मॉडल्स, और पावरफुल एआई मॉडल्स का जो इम्पैक्ट रहता है वो कहना चाहिए कुछ ज़्यादा ही होता है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस हमको देखने को मिलेगी एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। अब ये एक बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि गरीब देशों के पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है कि वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को ला सके अपने देश में, लेकिन इंडिया ग्लोबल साउथ में लीडर की भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे ग्लोबल साउथ के लिए, ताकि को डेवलप किया जा सके एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क। दूसरे देशों के साथ में भी मिलकर के आपको काम करना है एंड लोकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनका एवोल्यूशन करिए, उनका सॉल्यूशन लाने की कोशिश हमको करना है। अगली चीज़ जो हमको देखने को मिली थी वो थी भारत का जो सूचना मंत्रालय है यूनेस्को के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करेगा। इससे जो एथिकल डेवलपमेंट में गैप्स आ रहे हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया की जो संस्थान है वो डेवलप करेगी कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क्स, कुछ गाइडलाइन लेकर के आएगी। इससे प्रमोशन मिलेगा सेफ एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को। अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि आईटी मिनिस्ट्री के इंडिया मिशन के अंतर्गत अभी कहना चाहिए बन रहा है, इसमें फोकस किया जाना चाहिए मशीन अनलर्निंग के ऊपर, सिंथेटिक डाटा जनरेशन, एआई बायस मिटिगेशन, प्राइवेसी इन्हेंसिंग टूल, इन सब के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यदि ऑलरेडी हम इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हमारा जैसे इंडिया एआई मिशन चल रहा है तो वो ऑलरेडी से बोलता है कि इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सरकार बदलाव लाना चाहती है। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स बिल 2025 लाई है। इसका हम यहाँ पर गहराई से विश्लेषण करेंगे कि क्या ये जो नया टैक्स बिल 2025 आया है ये कितना फ़ायदा टैक्स पेयर्स को पहुँचाने वाला है। सरकार का दावा है कि ये कानून को सरल बनाएगा, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, साथ ही साथ जो मुकदमे वगैरह चल रहे थे वो इससे कम हो जाएंगे। लेकिन गहराई से इसको हम खोदेंगे तो पता चलेगा ये बिल पुरानी समस्याओं को हल नहीं कर रहा है, उनमें हमको और ज़्यादा उलझा दे रहा है। बस पुरानी समस्याओं को शब्दों के माध्यम से नया कर दिया गया है बस। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो नया बिल आ रहा है ये करदाताओं के लिए कानून को सरल बना रहा है कि और कठिन कर दे रहा है। देखिए, सरकार का कहना है कि 1961 का कानून समय के साथ और भी ज़्यादा कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स हो गया था। ढेर सारे प्रावधान हैं, ढेर सारे अपवाद हैं और बहुत सारी नॉन ऑब्स्टेंस धाराएं हैं, गैर अवरोधक धारा। इससे ना उनको हम समझ नहीं पाते। नया बिल साफ और एकदम चकाचक है, ट्रांसपेरेंट। ये
क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम की बात करता है, लेकिन रियल में ये केवल सतही बदलाव, सरफेस को बस चकाचक कर दिए हैं, अंदर से धुलाई नहीं हुई है गाड़ी की। और जो बेसिक जटिलताएं थी, बेसिक जो प्रॉब्लम थी, उनको तो इसने कुछ किया ही नहीं है, ज्यों का त्यों करके छोड़ दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब क्या लिख दिए हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इसकी जगह में आपने क्या लिख दिए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी। शब्दों को ही बस तो आपने चेंज करे हो कि कोई नया चीज़ आपने बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन अर्थ वही का वही है, फर्क सिर्फ शब्दों में है। आम करदाता के लिए क्या क्लियरेंस मिला है? मैं यदि टैक्स का फार्म भरूंगा और इस प्रकार के शब्द रहेंगे तो सरकार चुथी बना रही है और क्या कर रही है। सेकंड नंबर की बात यह है कानूनी भाषा और अस्पष्टता। कानून की लैंग्वेज ऑलरेडी से कठिन ही है। वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे देश प्लेन लैंग्वेज में कानून बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और हम उल्टा कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज को एकदम ऐसी कर दो कि किसी को भी कहीं भी कैसे भी करके फंसा लो, मकड़ी का जाल बना दो, ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। लेकिन भारत का नया बिल अभी भी कठिन कानूनी शब्दावली और कॉम्प्लेक्स संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर निर्भर है। अब इससे क्या होगा, बहुत सारी दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसे कानून के जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी कठिन रहते हैं, क्रॉस रेफरेंस और परस्पर जुड़ी हुई धाराएं, एक ही में बहुत सारी चीज़ें आ गई। धारा नंबर 17 में ये चीज़ है, 17A में ये है, 17B में ये है। ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। इसके अलावा भाषा को आपने बोला था सरल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। अब क्या सरकार की टैक्स नीति में कोई बदलाव हुआ है? नए बिल का उद्देश्य सिर्फ कानून को सरल बनाना नहीं था, बल्कि ये भी देखना जरूरी था कि टैक्स नीति में कोई चेंजेस आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया। टैक्स का रेट, इसके अलावा कटौतियाँ, टैक्स वसूल करने की जो रणनीति है वैसे की वैसी है। इसका नतीजा ये है, बिल केवल 1961 के कानून का एक नया संस्करण जैसा बस लगेगा। सरकारी एंगल में कोई चेंज नहीं है, रियल में आपने कोई करेक्शन ही नहीं किया है, बल्कि ये केवल एक कानूनी संशोधन है, नया कानून नहीं है ये। अब हम बात करते हैं, ये जो कानून सरकार लेकर के आई है, क्या इससे टैक्स के जो विवाद हैं वो कम हो जाएंगे? ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, भारत में टैक्स मामलों को लेकर के पहले ही बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। सरकार कह रही है कि नया कानून सबको क्लियर कर देगा, केस वेस सब खत्म। लेकिन ये बिल और भी ज़्यादा अस्पष्टताओं को लेकर के आया है, पुराने मुकदमों को दोबारा खुलवाने की संभावना पैदा कर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, रीअसेसमेंट की शक्ति, पावर, आयकर जो अधिकारी होते हैं इनको रीज़न टू बिलीव देना पड़ता था पहले कि कर चोरी हुई है। रीज़न बताओ ना, आप ऐसा कैसे बोल दे रहे हो। 2021 में सरकार ने क्या बोल दी है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। 2021 में सरकार ने इसको बदल करके इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की पावर दे दी गई। नया बिल इस प्रणाली को जारी रख रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसका दायरा क्या है। इससे तो मुकदमेबाजी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि करदाता अदालत में चुनौती दे सकते हैं कि सूचना वैध थी या नहीं थी। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस की समस्या है। कानून को क्लियर करने की बजाय इसमें कई जगह पुराने कानून के संदर्भ दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इनकम की परिभाषा नए बिल में सेक्शन 249 में दी गई है, जो फिर से 1961 कानून के सेक्शन 224 का संदर्भ देती है। अगर हमें पुराने कानून की तरफ देखना ही पड़े तो नया कानून लाने से आपको क्या फ़ायदा है। इसके बाद जो आयकर के अधिकारी रहते हैं उनको ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है, ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। सबसे विवादास्पद वाली बात है सर्च और सीजर का विस्तार। अभी तक देखा जाए, आयकर अधिकारी को किसी परिसर या व्यक्ति की तलाशी, सर्च
एंड सीज का अधिकार था। हालांकि इस पावर पर अदालतों की नज़र थी, कुछ लिमिटेशन भी थी। इस बार तो सरकार ने एकदम पूरा खुल्लम खुल्ला कर दी है। नया बिल कह रहा है कि अधिकारी लोग अब डिजिटल डेटा तक पहुंच जाएंगे। मतलब आपका कंप्यूटर, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल स्टोरेज, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, सब ताला तोड़ो और अंदर घुसो, ऐसा वाला सिस्टम कर दी सरकार। अगर कोई करदाता डिजिटल डेटा को लॉग भी कर देगा तो अधिकारी क्या करेंगे, पासवर्ड डाल करके तोड़ देंगे और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। राइट टू प्राइवेसी हमारी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार माना था, मगर अब यहाँ पर कोई वो पुट्टास्वामी वाली चीज़ नहीं चलने वाली है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या नया बिल जो आया भारत की टैक्स प्रणाली को बेहतर बनाएगा? सकारात्मक पक्ष इसका क्या है? कुछ अव्यवस्थित जो लैंग्वेज थी उसको हटा दिए हैं। कुछ समय सीमा और प्रक्रिया तालिकाओं में आपने मतलब टेबल बना के एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार कर दिए। निगेटिव पक्ष ये है कि बेसिक जो गलतियां हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें जो कठिनाई है वो अभी भी है। करदाताओं के लिए नया संकट पैदा कर सकते हैं, खास करके डिजिटल जांच के कारण। कोर्ट द्वारा पहले से तय किए गए कई मामलों को फिर से ओपन होना इसमें संभव है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकम टैक्स बिल 2025 के निष्कर्ष में आप ये बोल सकते हैं कि ये केवल सरफेस में दिखने वाला बदलाव है, जैसे पानी की सरफेस में मिट्टी तेल तैरता है, लेकिन असली समस्याओं को सुलझाने में ये कानून विफल रहा है। भाषा में मामूली सुधार हुए हैं, लेकिन मूलभूत जो जटिलता है वो अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आ जाती है निजता का अधिकार हमारा खतरे में है। अधिकारियों की बढ़ी हुई शक्तियां और भी ज़्यादा चिंताजनक है। सरकार को 1961 के कानून में चरणबद्ध तरीके से सुधार करना था। अब नया कानून ला करके एकदम कंझट काम हो गया है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम चलें तो पार्टिकुलरली ये जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार को लेकर के देखा जाए गहमा गहमी थी, ठीक है, गहमा गहमी। और दूसरी बात यह है जब बीरेन ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से तो तुरंत कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन वाले पार्टी से धावा बोल दें। इस डर से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सरकार का कहना है हम राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाए थे ताकि यहाँ पर शांति बहाली की जा सके। तो शांति बहाल यदि आपको करना ही था तो 3 साल आपने सोचने में कैसे लगा दिए? 3 साल से यहाँ पर वायलेंस चल रहा है। यदि इतना ही था तो आपको 1 साल में ही लगा देना था, अब तक सब कुछ क्लियर हो जाता। अगला कदम जो उठाया जा रहा है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, पहला कदम बोल सकते हैं आप कि सबसे पहले तो मंदिर की तरफ ध्यान जा रहा है सरकार का। मंदिर तोड़े गए हैं, मस्जिद तोड़ी गई हैं, कुछ भी तोड़े गए हैं तो उनको सबसे पहले हम रिपेयर करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। तो धार्मिक स्थलों की मरम्मत और सुरक्षा की बात करी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन को हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की बहाली का निर्देश दिया है, जैसे मंदिर, चर्च, सनामाही मंदिर और मस्जिदें भी इसमें शामिल हैं। मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच शांति बहाल करने के लिए एक हीलिंग टच देने की कोशिश की जा रही है। मतलब हो सकता है कि इससे प्रभावित होकर के दोनों समुदाय आपस में हाथ मिला लें, दोस्ती कर लें और जो वायलेंस है वो रुक जाए। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में राज्य सरकार को कही थी कि इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित आप करिए। कब इनकी सुरक्षा समीक्षा की बैठक हुई? सीमा सुरक्षा और ड्रग नेटवर्किंग पर भी सख्ती की बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का काम जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया गया कि भाई यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा म्यांमार से बहुत सारे लोग भाग भाग करके मणिपुर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? फेंसिंग लगाएंगे। इसके अलावा जो लूटे गए हथियार हैं इनको हमें बरामद करना है। गृह मंत्री ने 30 जून 2024 तक सभी लूटे गए हथियारों
की वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। तो जब हिंसा हो रही थी ना, तो उस टाइम में बहुत सारे हथियार आम नागरिक और उग्रवादी गुटों के हाथ में लग गए। अब क्या हो गया, जबरन वसूली कर रहे हैं, किसी का अपहरण करना है, कहीं दुनिया भर के अपराध करना है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली थी। शांति स्थापना के प्रयास की यदि हम बात करें तो लगभग 400 समुदाय के नेता और प्रतिष्ठित लोग शांति का संदेश फैलाने के लिए और राज्य के विकास पर जोर देने के लिए सरकार बोली हम इतने लोगों को इकट्ठे करेंगे। 10 जून 2023 को गृह मंत्रालय ने 51 सदस्य की शांति वाली टीम बनाई थी, लेकिन मैतेई और कुकी, ठीक है, लोगों ने इसको खारिज कर दिया था। जब वो लोग खुद ही इसमें नहीं बैठेंगे तो वो कैसे भरोसा कर लेते हैं कि ये लोग हमारे बीच में शांति स्थापित करेंगे। हिंसा में अब तक जो नुकसान हुआ है तो लगभग 250 लोग मारे गए हैं, 62,000 से अधिक लोग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, अमित शाह ने बोला है कि जो विस्थापित लोग हैं उनका पुनर्वास बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। इस वाली न्यूज़ में हम देखने वाले हैं दोस्तों, केरल विधानसभा के द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया है, ऑफशोर माइनिंग पॉलिसी। इसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। केरल की विधानसभा ने राज्य के तट के क्षेत्र में ऑफशोर माइनिंग मतलब गहरे समुद्र में खनन की अनुमति देने की केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार, की केरल के किनारे किनारे ऑफशोर माइनिंग हम करेंगे, वहाँ से मिनरल्स खोद करके निकालेंगे। ये जो पॉलिसी है वो केंद्र सरकार को अनुमति दे देती है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेंगे? राज्य सरकार के हाथ पे तो जीरो आ जाएगा। विधानसभा की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें बोला जाता है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें ऑफशोर एरिया मिनरल अधिनियम 2002 में संशोधन जो किया गया है, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर करी है। 2023 में संशोधन के बाद केंद्र सरकार को गहरे समुद्र में खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने और निजी कंपनियों को इसमें भाग लेने की अनुमति मिल गई है। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये कदम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और राज्य की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। वहीं यदि हम सी इकोलॉजी की बात करें, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर खतरा तो इसमें रहेगा ही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑफशोर माइनिंग से नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ मतलब जैसे मछली हैं, जैव विविधता है, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगे। जहाँ मछली का घर है और भी जो समुद्री जीव जंतु हैं वहाँ हैं, वहाँ पर आप खुदाई करोगे तो वो सारे लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा केरल का जो मछली उद्योग है ना, उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा राष्ट्र पूरे देश के लिए चिंता का विषय है ये। निजी कंपनी यदि गहरे समुद्र में इस प्रकार से क्रिटिकल मिनरल्स की खुदाई करती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी गंभीर खतरे की बात है। मछली पालन उद्योग इसमें बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है, ऐसा केरल के मुख्यमंत्री का कहना। मतलब लाखों मछुआरों की जीविका खतरे में पड़ जाएगी। एक न्यूज़ और आई है दोस्तों, जो कि किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड आई है। इससे रिलेटेड क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं, पार्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अयोग्यता का क्या बेस बन सकता है, मतलब कोई जो विधायक है उसको कैसे करके आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। पहला कानून है आर्टिकल 191 के अंतर्गत 119(1) आर्टिकल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब यदि कोई विधायक किसी ऐसे लाभ के पद पर बैठ जाए जो कि सरकारी कंट्रोल में है, इसका उद्देश्य हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना होता है। सेकंड नंबर में उसका दिमाग उल्टा हो जाए, अनसाउंड माइंड एंड इंसॉल्वेंसी। यदि कोई विधायक मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाता है, यदि कोई विधायक दिवालिया घोषित हो जाता है, मतलब बैंक से लोन लिया है और पटा नहीं पाए।
तीसरे नंबर में डुअल मेंबरशिप, आप लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बन जा रहे हैं तो आपको कोई एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ में जाकर के वोट दे दे, वोटिंग जब चल रही थी आपने पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया, आप बीजेपी वाले हैं, आपने कांग्रेस के फेवर में वोट दे दिए या फिर आपने पार्टी छोड़ दिए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ये निर्णय विधानसभा का स्पीकर करेगा या तो राज्यपाल करेगा। 1985 में 52वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इसके बाद आता है 1951 का कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट आता है। इसके आधार पर भी अपराधी, भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मतलब यदि उनको सजा हुई है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कन्विक्शन इन क्रिमिनल केसेस, यदि किसी विधायक को 2 साल की सज़ा हो जाए, उससे ज़्यादा की साल सज़ा हो जाए, जैसे ही जेल से आप छूटेंगे उसके बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लिली थॉमस बनाम वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जब से ये कानून लागू हुआ है। करप्शन के मामले में, ठीक है, यदि कोई विधायक चुनावी धांधली में लिप्त पाया जाता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अयोग्यता तय करने की प्रक्रिया है कैसी। विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल के पास ये पावर है। दल बदल के मामले में स्पीकर फैसला लेगा, बाकी के मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। पार्टिकुलरली कौन कौन से कानून है, जैसे कि आर्टिकल 191 है, इसके अलावा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, ये केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।